नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सरगेई शोइगु ने टेलीफोनिक कंजर्वेशन किया है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ। दोनों मिनिस्टर ने जो डेटोरेटिंग कंडीशन है यूक्रेन में उस पर बात की और साथ ही साथ रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अपना कंसर्न बताया डर्टी बम को लेके। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट है, हमारे पास प्रूफ है कि यूक्रेन प्लानिंग कर रहा है डर्टी बम का यूज करने के लिए। ऐसे ही सेम कंजर्वेशन रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने चाइनीज काउंटर पार्ट से भी किया और फिर बाकी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, फ्रांस, यूके से भी सेम चीज कन्वे किया। इस कंजर्वेशन के बारे में अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए रहने भी दे तो अभी हाल में ही क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने कहा है कि रशिया के पास इंफॉर्मेशन है कि यूक्रेन जो है वो डर्टी बम यूज करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसको ये टेररिस्ट एक्ट फॉर सैबोटाज भी कहते हैं। इसके अलावा रशियन कमांडर ऑफ डिफेंस इगोर किरिलोव का भी यही कहना है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि यूक्रेन ने 2 ऑर्गेनाइजेशन को डर्टी बम बनाने के लिए कहा है। तो ये डर्टी बम टर्म जो आप लोग बार बार सुन रहे हैं, हो सकता है आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि आखिर ये है क्या, क्यों रशिया इसको एक थ्रेट कहता है या फिर टेररिस्ट एक्ट ऑफ सबोटाज कहता है। प्लस इस कंजर्वेशन में जो पूरी राजनाथ सिंह और सरगेई शोइगु के बीच बात हुई, इसमें राजनाथ सिंह ने कैसे वार्न किया रशिया को, ये सब प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, एंड तक बने रहना है इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। इस टेलीफोनिक कंजर्वेशन में जैसा कि मैंने बताया, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम लोग चिंतित है कि यूक्रेन पॉसिबिलिटी है कि डर्टी बम का यूज करे हमारे खिलाफ। ना ये डर्टी बम होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो डर्टी बम जो है वो न्यूक्लियर बम नहीं है, ये जान लो पहले तो। न्यूक्लियर बम और डर्टी बम में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लियर बम जिसे हम लोग कहते हैं उसमें होता क्या है कि फिजन या फ्यूजन की वजह से जो एनर्जी निकलती है वो एक्सप्लोजन करता है और फिर उसके बाद जो रेडिएशन है वो फैलता है, उसका एज अ सेकेंडरी इफेक्ट। इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एटम जो होता है उसमें होता है न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस अगर 2 में टूटता है तो इसको हम लोग कहते हैं फिजन, और 2 न्यूक्लियस अगर साथ में मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसको कहते हैं फ्यूजन। इन दोनों ही प्रोसेस में, चाहे वो फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, एनर्जी निकलती है। और जब बहुत से नंबर ऑफ न्यूक्लियस का एक साथ फिजन या फ्यूजन होता है एक चेन रिएक्शन की तरह, तो ये कारण बनता है मैसिव एक्सप्लोजन का, जो न्यूक्लियर बम से होता है। इसके अपोजिट में जो डर्टी बम होता है उसमें होता क्या है कि ये एक कन्वेंशनल ही बम जैसा होता है, यानी इससे जो एक्सप्लोजन होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। जो बाकी कन्वेंशनल बम होते हैं जैसे कि ग्रेनेड वगैरह, उन्हीं के बराबर का इसमें एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इसमें जो मेन एम होता है वो रेडिएशन के थ्रू या फिर केमिकल या बायोलॉजिकल कंपाउंड के थ्रू लोगों पे अटैक करना। दरअसल ये डर्टी बम में होता क्या है कि जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसके अंदर रेडिएशन या फिर बाकी तरीके के हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जो फिर स्प्रेड करने लगते हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो डर्टी बम होता है उसमें फिजन या फ्यूजन की टेक्निक से बहुत भारी एक्सप्लोजन नहीं होता, बहुत थोड़ा ही एक्सप्लोजन होता है बाकी कन्वेंशनल बम की तरह। लेकिन इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो फिर स्प्रेड करने लगते हैं और वो मेन तरीका होता है अटैक का। जबकि न्यूक्लियर बम में रेडियो एक्टिव स्प्रेड जो होता है वो सेकेंडरी और एक तरीके से साइड इफेक्ट होता है। एंड लेट मी रिपीट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जगह बाकी किसी तरीके का बायोलॉजिकल या फिर केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो। और इस तरीके का अटैक कि किसी को पता भी ना चले किसने ये किया, स्टेट ऐसे एक्ट नहीं करता है। अगर कोई स्टेट करता भी है तब भी इसको टेररिज्म का ही नाम दिया जाएगा कि इस स्टेट ने, इस कंट्री ने टेररिस्ट अटैक किया है दूसरी कंट्री पे। यही कारण है कि इसे डर्टी बम या फिर टेररिस्ट बम भी कहा जाता है। इसके बाद फिर राजनाथ सिंह जी इस कंजर्वेशन में वही जो इंडिया का पोजीशन है लॉन्ग टाइम से उसको रिएटरेट करते हैं। ये कहते हैं कि दोनों पार्टी को चाहिए कि डिप्लोमेसी और डायलॉग का पाथ फॉलो करे और अर्ली सॉल्यूशन निकाले इस वॉर का। साथ ही साथ ये वार्न भी करते हैं कि न्यूक्लियर बम दोनों साइड से नहीं यूज होना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होगा। इससे पहले भी जब 10 अक्टूबर को रशिया ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया था यूक्रेन पे, तब का आप स्टेटमेंट देखोगे इंडिया का, तो इंडिया ने उस समय कहा था कि वो डीपली कंसर्न है ओवर द एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग द टारगेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविलियन। यानी कि वो काफी चिंतित है जो कॉन्फ्लिक्ट का एस्केलेशन हो रहा है, इसको और बढ़ता जा रहा है उसके लिए, और इसमें जो सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है उसके लिए। उसके अलावा एससीओ समिट के टाइम पे मोदी जी ने पुतिन को कहा था कि दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, वो भी आपको पता होगा। इन दोनों स्टेटमेंट को अगर छोड़ दें तो अब तक इंडिया ने कोई बड़ा स्टेटमेंट, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है रशिया के अगेंस्ट। इंडिया हमेशा से यही कहता रहा है कि हम लोग डायलॉग के फेवर में हैं, हम लोग चाहते हैं कि दोनों कंट्री डायलॉग और डिप्लोमेसी का पाथ फॉलो करे और ये सब एस्केलेशन को बंद करे। इस बार भी सेम चीज रिपीट करते हैं राजनाथ सिंह जी रशिया को।
नाउ ये जो एलिगेशन है रशिया की तरफ से यूक्रेन के लिए डर्टी बॉम्ब का, ऐसा रशिया क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या कोई बड़ा प्लान है या फिर कोई हिडन एजेंडा है रशिया का? तो देखो, रशिया ने इस कंजर्वेशन के साथ चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी बात की और यूएसए, यूके, फ्रांस जैसी कंट्री को भी ये चीज कन्वे किया कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बना रहा है जिससे हमें थ्रेट है। इस पे यूएसए, यूके, फ्रांस ने तो तुरंत इसे रिजेक्ट कर दिया कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे इन सब चीजों से जो चीज समझ में आ रही है वो ये कि रशिया एक तरीके से डराने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके से इनडायरेक्टली वार्निंग दे रहा है वेस्ट को न्यूक्लियर अटैक का। जरा सोच के देखो, कल को इमेजिन करो यूक्रेन जो है वो सच में डर्टी बम से अटैक कर देता है रशिया पे, तो उसके बाद रशिया के पास ऑप्शन क्या होगा? रशिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, न्यूक्लियर बम से अटैक करने का। तो रशिया ये दिखाना चाह रहा है कि देखो माहौल जो है वो गर्माता जा रहा है यहाँ पर, और अब बात जो है वो न्यूक्लियर बम तक पहुंच गई है या पहुंच रही है, और हमें लगता है कि यूक्रेन जो है वो डर्टी बम बना रहा है और इसलिए हो सकता है हम लोग को कल को यूक्रेन पे न्यूक्लियर बम से अटैक करना पड़े। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हो तो पहले तो यूक्रेन को हेल्प करना बंद करो, ताकि वॉर जो है वो और ना खींचे आगे और बात और ना बिगड़ती जाए, और फिर यूक्रेन को बोलो कि वॉर को खत्म करे, क्योंकि रशिया ने जो है वो ऑलरेडी यूक्रेन का बड़ा पार्ट एनेक्स कर लिया है, तो वो चाहेगा ही कि अब वॉर जो है वो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाए, क्योंकि उसको जो रिवॉर्ड है वो इस वॉर का काफी मिल चुका है। इसलिए रशिया चाहेगा ही कि ये वॉर यहाँ पर रुक जाए, और फिर जब यूक्रेन दोबारा बोले कि हम नाटो ज्वाइन करना जा रहे हैं तब दोबारा वॉर वो छेड़े। इसलिए रशिया क्या कर रहा है कि इस तरीके की बातें, इस तरीके का एलिगेशन लगा रहा है यूक्रेन पे। इसके अलावा हम सबको पता है कि क्रीमिया ब्रिज, जिसे हम लोग कर्च ब्रिज भी कहते हैं, उस पे अभी कुछ दिन पहले अटैक किया गया था, और ये अटैक का जो तरीका था, इस तरीके से टेररिस्ट अटैक किया करते हैं। एक कार में बॉम्ब रख दिया जाता है और फिर उस कार को उस पुल पे ले जाया जाता है और फिर वहां पर ये बॉम्ब डेटोनेट कर दिया जाता है। इसमें कुछ रशियन सिविलियंस की भी जान चली जाती है, और रशिया फिर इसके बजाय यूक्रेन पे टेररिज्म का इल्जाम लगाने लगता है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने अटैक किया है इस तरीके से टेररिस्ट अटैक करते हैं। के बाद रशिया का ये भी प्लान है कि इस चीज को वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उछालेगा इस बात को, और फिर यूक्रेन पे वहां पर भी वो टेररिज्म का इल्जाम लगाएगा। नाउ डर्टी बम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसे टेररिस्ट बम भी कहते हैं, इसका एलिगेशन लगा के यूक्रेन पे रशिया एक बार और इस चीज को दोहरा रहा है और टेररिज्म और यूक्रेन का नाम एक साथ जोड़ के दिखाना चाह रहा है। ऐसा भी हो सकता है, हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है रशिया ही ठीक कह रहा हो, यूक्रेन जो है वो सच में डर्टी बम बनाने की कोशिश कर रहा हो। और इसके सपोर्ट में भी हम लोग के पास कुछ आर्गुमेंट्स है, जैसे कि अगर पिछले कुछ टाइम में आप लोग देखेंगे तो यूक्रेन ने फ्रंट जो खड़ा किया रशिया के सामने, उस पे तो वो वॉर लड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत से कोवर्ट ऑपरेशन में भी यूक्रेन का नाम आया है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले अलेक्जेंडर डंगिन, जिनको रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का ब्रेन कहा जाता है, उनको भी मारने की कोशिश की गई थी, उनके कार के नीचे बम लगा दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि उस समय उनकी कार में उनकी बेटी बैठी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हो गई। इसके बाद ऐसा ही अटैक एक बार पुतिन पे भी हो चुका है, उनके कार पे बम फेंक दिया गया था। तो इस तरीके के कुछ अटैक हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, जिसका इल्जाम जो है वो यूक्रेन पे ही लगाया गया है। तो हो सकता है यूक्रेन जो है वो इस तरीके की और प्लानिंग कर रहा हो, और इससे बड़ी प्लानिंग कर रहा हो, और डर्टी बम उसने एज अ ऑप्शन चूज किया हो। तो कुछ मना नहीं किया जा सकता, और इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो जाहिर सी बात है हम लोग के सामने जल्दी नहीं आ पाती हैं। ये सब काम बहुत सीक्रेटली होता है, इसलिए इनको कहा ही जाता है कवर्ट ऑपरेशन। लेकिन जो भी हो, यूक्रेन को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि अब उस पे जो है वो टेररिज्म का भी इल्जाम लग रहा है, और धीरे धीरे उसका जो नाम है वो टेररिज्म के साथ भी जोड़ा जाने लग रहा है। और भले ही पूरा वेस्ट उसके साथ हो, लेकिन रशिया किसी भी मामले में, डिप्लोमेसी में किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट भी बहुत हद तक रशिया की तरफ टिल्ट दिख रहा है, प्लस इंडिया और चाइना तो उसको सपोर्ट कर ही रही है, भले मन से कर रही हो या ना कर रही हो या मजबूरी से कर रही हो। तो ये भी डिप्लोमेसी का ही पार्ट है, मजबूरी से चाहे मन से लोगों को अपनी तरफ करना। तो एक बार को अगर रशिया यूक्रेन को टेररिस्ट बोलने लगेगा तो सिर्फ रशिया नहीं, कई लोग हैं जो रशिया को इस चीज में सपोर्ट कर सकते हैं, और इस चीज से बड़ा खतरा हो सकता है यूक्रेन को, और यूक्रेन को इस चीज को समझना चाहिए। बाकी मुझे दीजिए गाइस इजाजत, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।